इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर होता है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, उसका जो यूनिट फर्स्ट है जिसको हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसी में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी शामिल है, उसके हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं इसी यूनिट यानी यूनिट फर्स्ट जो थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का जो पेपर होता है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में, उसका जो फर्स्ट यूनिट है इसका मैं 2 पार्ट एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस का ऑलरेडी बना चुका हूं। ये तीसरा पार्ट है, इसमें भी यूनिट फर्स्ट से ही एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। तो इससे पहले आप चाहें तो हमारे चैनल में या प्लेलिस्ट में आप जाके वो दोनों पार्ट देख सकते हैं। उसमें कुल मिला जुला के लगभग 25-30 क्वेश्चंस उसमें भी हम लोग डिस्कस किए हैं। उसको आप लोग देख के ये वीडियो देखेंगे तो आपको काफी ये समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग वीडियो का शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोग आगे के ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपका एग्जाम और मिड टर्म के लिए ये काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस। तो ये पिछले वीडियो में इसी क्वेश्चन पे अंत हुआ था। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा दे रहा हूं। ये देखिए, ये पिछले वीडियो का ये क्वेश्चन, इसमें मैंने बोला था एट एनी टेम्परेचर द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस। तो मैंने आपको एक चीज बताया था, आप गांठ बांध लीजिए कि जो आइडियल गैस की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है, ऑलवेज जीरो होती है। देखिए, आइडियल गैस की संकल्पना में एक संकल्पना आता है कि जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में ना तो अट्रैक्शन ना तो रिपल्सन, यानी ना तो आकर्षण लगता है ना तो प्रतिकर्षण। अब गैस के मॉलिक्यूल्स में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, ना आकर्षण लगेगा ना प्रतिकर्षण, तो किसी भी प्रकार के पोटेंशियल यानी विभव का जन्म ही नहीं होगा। यानी हमेशा आइडियल गैस की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमेशा क्या होती है, जीरो। तो जो आइडियल गैस की टोटल एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। समझ में आया ना? पोटेंशियल एनर्जी जीरो होने का टेक्निकल मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ना तो उनके अंदर आकर्षण लग रहा है आपस में, ना तो प्रतिकर्षण। ठीक है ना? अगर इसका दूसरा पार्ट भी सही है, यानी अगर गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में ना आकर्षण लगेगा ना प्रतिकर्षण, तो इसका मतलब हुआ कि उनके पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। ठीक है, ये माना गया है। मतलब एक प्रकार से ये आइडियल गैस जो है आदर्श गैस की संकल्पना में इसको माना गया है और ये होता भी है। आमतौर पे आदर्श गैस की जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत कम इंटरेक्ट करते हैं आपस में, तो वो इंटरनल एनर्जी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेके चलते हैं। तो इसी में ये 16वें क्वेश्चन में भी ये बोला है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस। ध्यान रहे, आइडियल गैस की बात की जा रही है। आपको याद है, इसी संकल्पना के कारण जब वॉन्डर वॉल ने गैस को संशोधित किया था तो उन्होंने माना था कि गैस के अणु आपस में क्या करते हैं, एक आकर्षण बल भी लगाते हैं, जिसके कारण उन्होंने वॉन्डर वॉल गैस इक्वेशन, जो आदर्श गैस इक्वेशन है PV = RT, ये तब के लिए, ये आइडियल गैस के लिए होता है जब आप गैस के मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन जीरो मानेंगे। जब गैस के मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन भी मानेंगे, जैसा कि वॉन्डर वॉल ने माना था कि गैस के मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे के ऊपर आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। हालांकि आकर्षण ये इस केस में होगा, बहुत पास आएंगे तो प्रतिकर्षण भी लगेगा। तो उस केस में उन्होंने इसको मॉडिफाई किया था और मॉडिफाई करने पर वॉन्डर वॉल गैस इक्वेशन आप लोग जानते हैं, अगर जानते हैं तो कमेंट करिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर जो है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस, यानी आदर्श गैस के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, जीरो होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है द पॉइंट फंक्शन ऑफ स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्टेट फंक्शन है। तो आप लोग जानते हैं कार्य क्या है, पाथ फंक्शन है। इस पे तो मैंने थ्योरी भी कराया है, आप चाहें तो वीडियोस चेक कर सकते हैं। इसका मैंने पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन पे इसका एक डिटेल वीडियो भी बनाया है थ्योरी का। ठीक है, देखिए अभी क्या है कि मैं सभी पार्ट का थ्योरी नहीं बनाया हूं। अब स्टूडेंट के डिमांड के अकॉर्डिंग मैं ये एमसीक्यू टाइप का सीरीज लेके आया हूं, तो आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे हो चीज़ों को। अगर मैं यही पढ़ा दिया होता तो 100% और अच्छा समझ में आता। फिर भी आप एक बार रिवाइज करके अपना नोट्स आइएगा, उसके बावजूद मैं यहाँ पे हिंट देके आपको समझाऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा मेरे वीडियो में। जैसा कि मेरे चैनल का एक ही सिद्धांत है कि कोई भी फालतू का बकवास नहीं, केवल क्वालिटी कंटेंट पे ध्यान देना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसमें बोल रहा है पॉइंट फंक्शन। तो पॉइंट फंक्शन जो वर्क होता है वो पाथ फंक्शन होता है। थर्मल एनर्जी मैंने आपको बताया है, थर्मल एनर्जी को ही क्या बोलते हैं,
हीट, ये भी पाथ फंक्शन होता है। तो बचा क्या, इंटरनल एनर्जी। समझ में आया ना। तो पॉइंट फंक्शन या स्टेट फंक्शन इंटरनल एनर्जी होता है, याद रखिएगा, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें बोल रहा है कि कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है। इट इज पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टू हायर टेम्परेचर, उष्मा का स्थानांतरण निम्न ताप से उच्च ताप की ओर किया जा सकता है, ये संभव नहीं है। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसको अलाउ नहीं करता। ध्यान रहे, अगर ये पूछेगा कि इसको कौन सा लॉ अलाउ नहीं करता तो सेकंड, फर्स्ट कुछ नहीं बोलता है। फर्स्ट जो है वो एनर्जी के ट्रांसफर, हीट के ट्रांसफर के डायरेक्शन पे कुछ नहीं बोलता है, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार ये पॉसिबल है, लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसको रिस्ट्रिक्ट करता है कि ये प्रक्रिया पॉसिबल नहीं है। बी ऑप्शन है, ऑल द रिवर्सिबल प्रोसेस आर साइक्लिक, सभी रिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं वो साइक्लिक होते हैं, यहाँ पे इसमें बोला जा रहा है। तो यहाँ पे ठीक है, अगला ऑप्शन पहले देखते हैं। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, ये जीरो, ये भी गलत है। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो नहीं होता है, उस साइकिल के एरिया के बराबर होता है। आगे कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, देखिए यही आंसर सही होगा। ये जो है ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस आर साइक्लिक, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है ये। नेक्स्ट, ये लास्ट ऑप्शन देखिए, ये सही है। गैस के रुद्धोष्म प्रसार में शीतलन उत्पन्न होता है, यही बिल्कुल सही है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन जो होता है उसमें कूलिंग होता है। जैसे इसका मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए जैसे गुब्बारा आप फुलाइए और उस गुब्बारे को अचानक एक पिन चुभा के फोड़ दीजिए, या फिर फोड़ दीजिए। एडियाबैटिक एक्सपेंशन बहुत ही फास्ट क्विक होता है, इतना फास्ट होता है कि उसमें हीट के एक्सचेंज का समय नहीं मिलता है। तो जरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाइए, तो क्या होता है, डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू। अभी अभी मैंने बोला कि एडियाबैटिक प्रोसेस इस प्रकार से इतना क्विक होता है कि उसमें हीट के ट्रांसफर का समय नहीं मिलता है, यानी सिस्टम का हीट कांस्टेंट होता है। तो डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये जीरो बराबर हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ध्यान से देखिएगा, तो यहां से देखिए डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, डेल्टा डब्ल्यू बराबर हो गया माइनस डेल्टा यू। इसको समझने की कोशिश करिए, बस आपको आंसर यहां से मिल जाएगा। डेल्टा डब्ल्यू का भी चाहे तो फॉर्मूला लिख दीजिए, पी डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डेल्टा यू। अब देखिए यहां से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, जैसे गुब्बारे आप फुलाइए, गुब्बारे को अचानक एक पिन चुभा के फोड़ दीजिए, तो उसके अंदर का जो हवा है वो अचानक तेजी से एक्सपेंड करेगा। अब हवा एक्सपेंड किया, मैंने तो उसको कोई हीट दिया नहीं, क्योंकि ये बहुत ही क्विक तेजी से हुआ, तो हीट का चेंज क्या हो गया, जीरो। मैंने हीट दिया नहीं, लेकिन जो है हवा तेजी से एक्सपेंड हुआ। हवा तेजी से एक्सपेंड हुआ यानी उस हवा ने, सिस्टम ने कार्य किया। एक्सपेंड हुआ तो वॉल्यूम में चेंज हुआ, तो उसने कार्य किया। अब समस्या यह है कि मैंने हीट दिया नहीं, तो उसने कार्य कहां से किया, तो उसने अपने खुद की इंटरनल एनर्जी खर्च करके कार्य किया। इसीलिए यहां पे डेल्टा डब्ल्यू बराबर माइनस डेल्टा यू होता है, यानी एडियाबैटिक एक्सपेंशन में डेल्टा वी पॉजिटिव होगा, तो यहां पे डेल्टा यू यहां पे नेगेटिव साइन बताता है कि गैस खुद की इंटरनल एनर्जी खर्च करके कार्य किया। अब खुद की इंटरनल एनर्जी खर्च करके अगर गैस एक्सपेंड हुआ है तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। समझ में आया, यही वो बात बता रहा है कि यानी गैस जो है वो अचानक गुब्बारा फटा तो गैस एक्सपेंड हुआ, एक्सपेंशन में उस गैस ने खुद कार्य किया। ठीक है, निकाय ने खुद कार्य किया, तो कहां से किया, अपनी आंतरिक ऊर्जा को घटा के उसने कार्य किया। तो आंतरिक ऊर्जा कम हो गई, आंतरिक ऊर्जा कम हो गई तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। यानी रुद्धोष्म प्रकार में गैस का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो आप जरा इस एक्सपेरिमेंट को करके देखिएगा, उस गुब्बारे को आप अगर टच करेंगे तो उसका टेम्परेचर वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, फॉर ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम वर्क डन इन ए प्रोसेस डिपेंड्स ऑन, मतलब किसी उष्मागतिक निकाय में किया गया कार्य निर्भर करता है किस पे, पाथ पे। बिल्कुल सही है। यहाँ पे स्टेट ऑफ द सिस्टम, देखिए स्टेट पे भी निर्भर करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे भी निर्भर करता है, पर जिस हिसाब से ये ऑप्शन दिया है आपको यहाँ पे 19वें का, यहाँ पे पार्ट, वैसे क्वेश्चन में अगर बोथ ए एंड बी रहता तो ज़्यादा सही होता, पर ऐसे केस में अगर आ जाए तो आप लोग ए पार्ट मारिएगा, क्योंकि वर्क जो है वो पाथ फंक्शन होता है। पाथ फंक्शन है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि स्टेट पे निर्भर नहीं करेगा। भाई मान लीजिए ये इनिशियल फाइनल स्टेट है तो इस पे भी तो निर्भर करेगा। आप स्टेट बदल दीजिए, फाइनल स्टेट यहाँ पे ला दीजिए, तो भी तो वर्क जो है स्टेट पे, मतलब वो कुल मिला जुला के पाथ मेन है। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा।
20वां आ जाइए, वर्क डन इन ए साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू। देखिए साइक्लिक प्रोसेस में किया गया कार्य, अब ये मत सोचिएगा कि साइक्लिक प्रोसेस में साइकिल कंप्लीट हो गया तो कार्य जीरो होगा, नहीं। सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है कार्नोट साइकिल। देखिए कार्नोट साइकिल इस प्रकार का होता है, दो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं और दो एडियाबैटिक प्रोसेस, तो ये भी साइक्लिक होता है। ए से शुरू हुआ, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन बी पे आया, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन सी पे आया, फिर सी से यहाँ डी पे गया आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर डी से वापस एडियाबैटिक कंप्रेशन और वापस ए पे आ गया। तो इस प्रोसेस में आप जानते हैं कार्नोट साइकिल में साइक्लिक प्रोसेस होता है और किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है, वो जो किया गया कार्य होता है वो इस जो साइकिल है इसके क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी साइक्लिक प्रोसेस में किया गया कार्य शून्य नहीं होता है, तो ये नहीं हो गया। चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य बराबर होता है, देखिए ये दिया भी है, एरिया ऑफ द साइकिल ऑन पीवी डायग्राम। ठीक है, पीवी डायग्राम आप अगर आपको पीवी डायग्राम समझना है तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, उसको जाके आप चेक कर सकते हैं। पीवी डायग्राम को इंडिकेटर डायग्राम भी कहते हैं, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिकेटर डायग्राम पे जो पीवी डायग्राम का जो एरिया होता है वो जो है वर्क डन को दर्शाता है। ठीक है, तो यहां से ये इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ये सी पार्ट है, डी नहीं सी पार्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, गैस के समतापीय परिवर्तन में किया गया कार्य। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, तो फॉर्मूला देखिए इसमें कौन सा ला, बेस ई है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 पॉइंट जो G303 वाला फैक्टर है वो तो वैसे भी गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा V2/V1, ये ऑप्शन सही होगा। देखिए इसमें टी नहीं है, ये गलत है, यहाँ पे भी गलत है, आर नहीं है, W = RT, ये V1/V2 कर दिया है जबकि V2/V1 होता है। अगर प्रेशर होता ना तब यहाँ पे ये सही रहता, P1/P2 रहता तब ये सही हो जाता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, इन आइसोबारिक प्रोसेस वर्क डन क्या होता है। आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये तो सिंपल वही फॉर्मूला आता है। आइसोबारिक में क्या होता है, P(V2 - V1), यही फॉर्मूला होता है। W बराबर क्या होता है, P × ΔV, यही होता है आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट है 23 का, क्योंकि इसकी थ्योरी तो काफी लंबी है, इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, ये फर्स्ट पार्ट है, कभी डिस्कस करेंगे इसको बाद में। देखिए द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 72 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 187 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो देखिए इसमें कार्नोट इंजन है, इस कार्नोट इंजन को बोल रहा है कि ये दो टेम्परेचर के बीच में कार्य कर रहा है। पहला टेम्परेचर कितना है, 72। देखिए जो कम टेम्परेचर होता है वो सिंक का होता है, तो सिंक का टेम्परेचर T2 बराबर कितना दिया हुआ है, 72 डिग्री सेंटीग्रेड। और T1 कितना दिया हुआ है, जो अधिक टेम्परेचर होता है वो सोर्स का होता है, तो T1 187 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो ये देखिए ये तो सीधे फॉर्मूले पे आ गया, इतना समझाने की जरूरत ही नहीं है। वीडियो अगर आपने पूरा देखा होगा पहले पार्ट का भी तो आप समझ पाएंगे। ये कार्नोट इंजन की इफिशियंसी 1 - T2/T1 होता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर केल्विन में रखना है। तो पहले T2 और T1 को यहाँ पे आप केल्विन में बदल लीजिए, यहाँ से इफिशियंसी आ जाएगा 1/4, परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, 25% इफिशियंसी आएगा। ठीक है ना, जो अधिक टेम्परेचर होता है वो सोर्स का होता है, कम टेम्परेचर सिंक का लिया जाता है। सोर्स यानी जिससे इंजन उष्मा लेता है, और सिंक यानी जिसको इंजन उष्मा रिजेक्ट करता है, क्योंकि पूरा उष्मा जो है वो कार्य में कभी बदल नहीं सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, ए रिवर्सिबल इंजन टेक्स इन हीट फ्रॉम रिजर्वायर। तो ठीक है, ये सोर्स यानी सोर्स का टेम्परेचर ये क्या है, ये T1 हो गया, एंड गिव्स आउट हीट टू द सिंक। ठीक है, ये सिंक का टेम्परेचर T2 हो गया। हाउ मेनी कैलोरीज पर सेकेंड मस्ट बी टेकन फ्रॉम रिजर्वायर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस यूजफुल मैकेनिकल वर्क एट द रेट ऑफ इतना वॉट। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है ये पर सेकेंड पे है, तो ठीक है, कार्य ये पावर सेम हो गया। देखिए T1 जो है 527 को केल्विन बदल लीजिए 800 केल्विन, T2 का मान 400 केल्विन। अब इफिशियंसी आप लोग जानते हैं, यहाँ से इफिशियंसी निकाल लीजिए, 1/2 आया। अब देखिए इसमें बोला है कि जो कार्य है वो 750 वॉट है, तो वॉट आप लोग जानते हैं यहाँ पे पर सेकंड में, तो जूल पर सेकंड, ये पावर यहाँ पे पावर लिखते तो ज्यादा बेटर रहता, जूल पर सेकंड। तो यहाँ पे देखिए आप एक काम करिए, इसको ये कार्य जूल पर सेकंड में दिया है ना, तो आप लोग इसको पहले इक्विवेलेंट हीट में कन्वर्ट कर लीजिए, कैलोरी पर सेकंड में, तो 4.2 से भाग दे दीजिए, क्योंकि देखिए मात्रक दोनों में सेम होना चाहिए। अगर आप जूल में रखेंगे कोई बात नहीं, आंसर जूल में आएगा, जूल पर सेकंड आएगा, पर आपको हीट निकालना है तो ये कैलोरी में बदल लीजिए, जूल पर सेकंड को कैलोरी में बदल लीजिए यहाँ से। देखिए अब एक और ईटा का एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों को बताए थे पिछले वीडियो में, कि ईटा का वर्क डन मतलब कितना कार्य किया गया बटे कितना हीट सोर्स से लिया गया था। एक बार फिर समझा दे रहे हैं, देखिए ये इंजन है, ये सोर्स से कितना हीट लिया Q1, इसने सिंक को कितना हीट वापस कर दिया Q2, तो कार्य कितना किया, Q1 - Q2 जो है उतने का उसने क्या किया, कार्य। समझ में आया, जैसे 100 अमाउंट का हीट लिया
30 अमाउंट का हीट इसने वापस कर दिया, तो 100 माइनस 30 यानी 70 अमाउंट का उसने क्या किया, कार्य। तो दक्षता की कितनी हो गई भाई, कार्य कितना किया 70, मैंने कितना दिया था हीट 100, यही दक्षता हो गया, यानी W/Q1। तो एक फॉर्मूला ये भी होता है W/Q1। तो ठीक है, आपको यहाँ पे फॉर्मूला रख दीजिए, Q1 आपका मान निकालना है, कितना हीट उसने सोर्स से लिया था, तो वो W/ यहाँ ईटा कर दीजिए, और यहाँ से देखिए तुरंत आपका किसका मान आ जाएगा, Q1 का। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। तो देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या होता है, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये इंटरनल एनर्जी, ये वर्क और ये हीट। तो देख लीजिए क्या आ रहा है, इंटरनल एनर्जी फर्स्ट पार्ट। प्रेशर, ठीक है, प्रेशर होता है पी डीवी इसमें होता है, पर डायरेक्ट उसका कोई लेना देना नहीं है। एंट्रोपी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड होता है। ठीक है, टेम्परेचर बताइए, टेम्परेचर किस लॉ से रिलेटेड है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। द इफिशियंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन इतने से इतने टेम्परेचर के बीच में कार्य कर रहा है, कौन टेम्परेचर ज्यादा है, 127। तो ये हो गया सोर्स का टेम्परेचर T1, 27 डिग्री सेंटीग्रेड किसका होगा, सिंक का टेम्परेचर T2। तो आपको इफिशियंसी निकालना है, बिल्कुल फॉर्मूले पे है, कुछ करना ही नहीं है। T1 का मान 127 केल्विन बदल लीजिए 400 केल्विन, T2 का मान 27 केल्विन बदल लीजिए 300 केल्विन। तो यहाँ से इफिशियंसी क्या होता है, 1 माइनस T2/T1। ठीक है, ये आएगा 1/4, परसेंटेज में कैलकुलेट कर लीजिए 25%, 100 से गुणा करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। वह कौन सा डिवाइस है जो उष्मा को कार्य में बदलता है, सभी लोग जानते हैं हीट इंजन। इंजन को आप उष्मा देते हैं, वो किस में बदलता है, कार्य में। देखिए, किसी भी इंजन में, जैसे मान लीजिए बाइक का इंजन है, बाइक के इंजन में पेट्रोल जाता है, पेट्रोल का वहां पे दहन होता है, तो उससे क्या निकलता है, उष्मा। उसी उष्मा को इंजन किस में बदलता है, कार्य में। नेक्स्ट है द कंडीशन ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो आप लोगों को मैं ये बताया हूं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के वीडियो में, जो थ्योरी का वीडियो है उसमें बताया, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में तीनों इक्विलिब्रियम होते हैं, थर्मल, मैकेनिकल एंड केमिकल। तो ये तीनों जो है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का पार्ट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है हीट ऑफ एनी सिस्टम इज क्लोजली रिलेटेड टू। देखिए, हीट क्या होता है, ऊर्जा का एक रूप होता है। तो हीट किससे जुड़ा है, एनर्जी से। आप कंफ्यूज मत होइएगा, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसको हीट कहते हैं। देखिए, जब दो पिंड के बीच में तापांतर हो, तो उस तापांतर के कारण जो एनर्जी एक पिंड से दूसरे पिंड पे ट्रांसफर होता है उसको हीट कहते हैं। तो यानी हीट किसका प्रकार है, एनर्जी का, यानी एनर्जी किससे जुड़ा हुआ है, हीट से। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। बाकी मास, मोमेंटम, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है ऑन सफरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। मतलब रुद्धोष्म प्रसार होने पे गैस की आंतरिक ऊर्जा, अभी अभी आप लोगों को मैंने समझाया, क्या हो जाती है, घट जाती है। बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल वही है, अचानक साइकिल का ट्यूब फट जाना, गुब्बारे में हवा भरा हो, अचानक गुब्बारे का फट जाना, गुब्बारा फटा, गैस क्या हुआ, प्रसार हुआ, गैस का प्रसार हुआ। अब रुद्धोष्म प्रक्रम इतना तेजी से होता है कि हीट सिस्टम का क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब इतना समय ही नहीं मिलता कि आप हीट निकाय को दे पाए या ले पाए, तो हीट में चेंज जीरो होने वाला है। तो ऐसे केस में यानी निकाय में आपने हीट दिया नहीं, फिर भी गैस का प्रसार हुआ। तो गैस का प्रसार कैसे हुआ, गैस ने अपनी खुद की आंतरिक ऊर्जा खर्च करके प्रसार किया, यानी कार्य किया। यानी गैस ने खुद कार्य किया अपनी आंतरिक ऊर्जा खर्च करके, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू। मैं बार बार बता रहा हूं, पीवी डायग्राम का जो क्षेत्रफल होता है वही साइक्लिक प्रोसेस में किया गया कार्य होता है। ज्यादातर बच्चे जीरो सोच रहे होंगे, नहीं, जीरो किस में होता है, फ्री एक्सपेंशन में किया गया कार्य जीरो होता है। इसके अलावा किस में कार्य जीरो होता है, आइसोकोरिक में। आइसोकोरिक में देखिए कार्य क्या होता है, P इंटू डेल्टा वी। तो आइसोकोरिक यानी सम आयतनिक में डेल्टा वी जीरो हो जाएगा, तो भी कार्य जीरो होगा। इसके अलावा कार्य किसमें जीरो होता है, फ्री एक्सपेंशन में, मुक्त प्रसार में भी कार्य जीरो होता है। लेकिन साइक्लिक प्रोसेस में कार्य भले ही साइकिल पूरा हो जाए, जहां से आप शुरू किए हैं आप वापस वहीं पे लौट आइए, क्योंकि कार्य पाथ फंक्शन होता है, इसलिए उस साइकिल के द्वारा जितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा वही किया गया कार्य होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। निम्न में से कौन जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है। तो देखिए, वर्क जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं होता है, टेम्परेचर होता है, एंट्रोपी होता है, दाब भी स्टेट फंक्शन होता है, कार्य जो होता है वो पाथ फंक्शन होता है, वो पथ पे निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे डील करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं, ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। कंजर्वेशन ऑफ हीट
ऐसा कोई ये लॉ नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ इररिलेवेंट है। कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसी पे डील करता है। हीट का कितना पार्ट कार्य में कन्वर्ट होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, ये सब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिसाइड करता है। नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे केवल आधारित है। नेक्स्ट है ए हीट इंजन एब्सॉर्ब्स हीट Q1 एट हायर टेम्परेचर, यानी एक हीट इंजन है जो सोर्स से कितना हीट ले रहा है Q1 एंड रिजेक्ट, कितना हीट रिजेक्ट कर रहा है सिंक को Q2 एट लोअर टेम्परेचर। सिंक का टेम्परेचर लोअर होता है। द इफिशियंसी, देखिए सेम क्वेश्चन ये हम लोग कर चुके हैं, क्या होगा 1 माइनस Q2/Q1। समझ में आया? इंजन जो है वो सोर्स से कितना हीट ले रहा है Q1, सिंक को कितना वापस कर दे रहा है Q2, तो कार्य कितना कर रहा है, कार्य कर रहा है Q1 माइनस Q2। तो इफिशियंसी क्या होता है, किया गया कार्य Q1 माइनस Q2 बटे कितना मैंने उसको उष्मा दिया था। इसको सॉल्व करिएगा, ये आएगा 1 माइनस Q2/Q1 आएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, तो बी पार्ट इसका हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है कि कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर, यानी ये 200, ये रिपीट्स हो रहे हैं क्या कुछ क्वेश्चंस, ठीक है कोई बात नहीं। ये सोर्स का टेम्परेचर है 227 डिग्री सेंटीग्रेड, सिंक का टेम्परेचर है 127, इसको केल्विन में बदलिएगा। फिर उसके बाद बोला है इट एब्जॉर्ब्स इतना कैलोरी हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर, यानी ये Q1 का मान दिया हुआ है। द अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क, यानी क्या पूछ रहा है, W का मान पूछ रहा है, ठीक है, W का मान इसमें पूछ रहा है। तो एक काम करिए, पहले आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा। देखिए ध्यान से सुनिए, मैं प्रोसेस बता रहा हूं, करूंगा नहीं, करिएगा। 1 माइनस T2/T1, ठीक है, T2 T1 केल्विन बदल के इसको सॉल्व करिए, ईटा का मान निकल जाएगा। फिर एक और ईटा का फॉर्मूला होता है, ईटा बराबर क्या होता है W/Q1। अब देखिए Q1 का मान दिया है आपको हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क, हाँ कार्य निकालना है, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा ईटा इंटू Q1, ठीक है। यहां से आप लोग कार्य निकाल लीजिएगा, ईटा इस फॉर्मूले से निकालिए इफिशियंसी। Q1 आपको दिया है कि इतना हीट वो सोर्स से ले रहा है, तो आपको कार्य निकालना है, तो W बराबर क्या हो जाएगा ईटा इंटू Q1, ठीक है। इसको करिएगा और कमेंट में करके बताइएगा कि इसका कितना आंसर आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 37। क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है द क्वांटिटी रिमेनिंग कांस्टेंट इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में कौन सी क्वांटिटी स्थिर रहती है, तो देखिए आइसोथर्मल यानी टेम्परेचर क्या होने वाला है कांस्टेंट। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T 0 होगा, और टेम्परेचर का इंटरनल एनर्जी से सीधा रिलेशन होता है। यानी अगर टेम्परेचर जो है आइसोथर्मल में एक्सपेंशन में आइसोथर्मल यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है ना। तो ये इसका बी पार्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है पॉइजन इक्वेशन। तो ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पॉइजन इक्वेशन लगता है, आइडियल गैस इक्वेशन नहीं लगता है। और पॉइजन इक्वेशन क्या होता है, PV के पावर गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। इसी को बोला जाता है पॉइजन इक्वेशन। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, और गामा क्या है, गामा को एटॉमिसिटी या रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट बोला जाता है। ये होता है CP/CV का रेशियो होता है गामा, ठीक है। तो ये यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हो गए। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आया तो इसको अनलाइक करिए, और लेकिन वहाँ पे प्लीज़ आप कारण बताइएगा कि क्यों आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया, इसमें क्या पॉसिबल चेंजेस हो सकते हैं। आप लोग प्लीज़ सलाह जरूर दीजिएगा कमेंट में, आपके सलाह को मैं बिल्कुल फॉलो करूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।